हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के टेस्ट नंबर 14 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके अंदर वर्क करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर के अंदर वर्क करता है। कौन सा वर्क करता है? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो है इंडिया के अंदर वो वर्क करता है किसके अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर वर्क करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका ये है 2 नंबर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी असाइन विथ द टास्क ऑफ रिलीज द मॉनेटरी पॉलिसी हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गवर्नर ऑफ आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो मौद्रिक नीति है इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन में रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका कि इट मैनेज, मतलब जैसे कि आरबीआई जो है ये मैनेज क्या करता है? तो जो मनी सप्लाई होता है मार्केट के अंदर उसको मैनेज करता है, जिसके वजह से सब कुछ कंट्रोल रहता है। क्या क्या कंट्रोल रहता है? तो जैसे कि आपका इन्फ्लेशन रेट हो गया, वो कंजम्पशन हो गया, ग्रोथ हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ये सब को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है मार्केट के अंदर? तो ये सब आपका आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला आपका पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो ये 1934 के एक्ट के द्वारा हुआ था। और लेकिन इसका जो मतलब फाउंडेशन जो हुआ था, ये मतलब एक्ट तो था 1934, लेकिन हुआ कब था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और कहाँ? तो कोलकाता में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो हिल्टन यंग कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन पे हुआ था। और इसका नेशनलाइजेशन पूछ ले तो कब? तो 1 जनवरी 1949 के हुआ था। इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर रखना है, समझ गए। बहुत लोग ऑप्शन जब आता है तो ये दोनों रहता है, तो इसका आंसर उसमें और उसका उसमें लगा देते हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर रखना है आपको मतलब डिफरेंस को, ठीक है। अगर आपसे अभी मतलब प्रेजेंट जो गवर्नर है आरबीआई के कौन है? तो शक्तिकांत दास है। लेकिन आपको उसके साथ ये भी याद रखना कि 25वें नंबर के, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बनता है तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, अगर अभी तक आप ई बुक से रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 100 रुपये के पीछे नहीं भागिए, आप अपने टाइम को बचाइए और रिवीजन कीजिए। आप सिलेक्शन के प्रोस्पेक्टिव से उसको देखिए, ठीक है। बहुत अच्छा उसमें कंटेंट है, आपको 100% बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका लिंक जो है मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश आर सेटअप ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नन बैंक। तो नन बैंक के जो है किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि व्हाइट लेवल एटीएम जो होता है, मतलब यहाँ पे आपका इसमें फिल हो जाएगा व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम आर सेटअप ऑन एंड ऑपरेट बाय नन बैंक, मतलब नन बैंक के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। इसके बारे में एक लाइन सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्हाइट लेवल एटीएम हो जाएगा। पॉइंट इसमें क्या है कि व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटेड बाय नन बैंक। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाइट लेवल एटीएम किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो ये नन बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका एक लाइन और देखिए, नन बैंक एटीएम ऑपरेट आर ऑथराइज अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। कौन से एक्ट के तहत है? तो ये मतलब एक्ट 2007 के तहत है। और इसको ऑथराइज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑथराइज किया गया था नन बैंक एटीएम को, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका कि व्हाइट लेवल एटीएम प्ले वाइटल रोल इन अचीविंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। मतलब कंट्री के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, मतलब समझ गए, वाइटल रोल प्ले करता है। अगला आपका पॉइंट है कि कैश इन एटीएम प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर्स बैंक। मतलब जैसे कि आप देखते हैं पैसा निकालने जाते हैं कि अगर एसबीआई का अगर ये बोर्ड लगा हुआ है, एटीएम लगा हुआ है, तो इसमें पैसा कौन डालेगा? तो एसबीआई डालेगा। लेकिन ये एटीएम जो मशीन है ना वो इस बैंक का नहीं है, उसको कोई और कंपनी प्रोवाइड कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, समझ गए बातों को ना, जिसको ऑथराइज मिला हुआ है, समझ गए बातों को। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4
कि डैश डैश रेफर्स टू द प्रेशर दैट कस्टमर स्लैश कंज्यूमर कैन पुट ऑन बिजनेस टू गेट देम टू प्रोवाइड हायर क्वालिटी प्रोडक्ट बेटर कस्टमर सर्विस एट लो प्राइस। तो ये सब किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्रांडिंग पावर ऑफ बायर। ब्रांडिंग पावर ऑफ बायर जो होता है उसके वजह से क्या होता है ना कि जो भी बिजनेस है या कंपनी है वो क्या करता है, अपने क्वालिटी को बढ़ा लेता है, अच्छा कर लेता है, कस्टमर को सर्विस बेटर देने लगता है, एट लो प्राइस पे देने लगता है। इसका एक लाइन सोल्यूशन भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात है यानी कि बार्गेनिंग मतलब समझते हैं, ब्रांडिंग बोल दिया सॉरी, ये बार्गेनिंग है, ठीक है, बार्गेनिंग पावर है। बार्गेनिंग का मतलब समझते हैं जैसे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो मोल मोलहाई जो करते हैं ना वही होता है बार्गेनिंग। देखिए जब कोई भी मतलब कंपनी के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई कस्टमर है या बायर है वो बार्गेनिंग कर रहा है, मतलब उसको एक तरीके से वो फीडबैक दे रहा है कि आपका प्रोडक्ट इतने का है या आपके अंदर क्वालिटी ये कमी है, तो उस सब के वजह से जो भी फार्म है कंपनी है वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। यानी कि इसका मतलब है कि प्रेशर डेट कंज्यूमर और जो भी मतलब कस्टमर है वो पुट करता है बिजनेस के ऊपर, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंपनी और बिजनेस के ऊपर, तो प्रोवाइड करने लगता है हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर सर्विस देने लगता है, एट लोअर कॉस्ट पे देने लगता है। ये सब बिजनेस के ऊपर या कंपनी के ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो मतलब क्या हो गया, ड्यू टू बायर प्रेशर, समझ गए बात को, ड्यू टू बायर प्रेशर सप्लाई, मतलब जो सप्लायर होता है वो क्या करने लगता है कि प्राइस को रिड्यूस कर देता है, उसके मतलब जो क्वालिटी होता है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, सर्विस को अच्छा कर देता है और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो ऑफर भी प्रोवाइड करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बना रहेगा ना सॉल्यूशन देख करके, तो अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा आगे पीछे भी आएगा तो आपसे बन जाएगा, और सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो वही क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, आगे पीछे आएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इन चीज़ों को सोल्यूशन को देखना और समझना, ठीक है। देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि ए मोनोपोली इज एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्म्स ऑफ द मार्केट सिस्टम। तो मोनोपोली किसके अपोजिट में होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। देखिए मोनोपोली में हम आपको बहुत अच्छे से पीछे पढ़ा रखे, इसीलिए हम आज यहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं लिखे। देखिए मोनोपोली में क्या होता है कि एक सिंगल नंबर ऑफ क्या होता है कि सप्लायर जो होता है वो एक ही होता है, समझ गए, लेकिन बायर जो होता है ना ये बहुत होता है, मतलब बहुत सारे बायर होता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे कि इंडियन रेलवे जो क्या है इसका मोनोपोली है, मतलब उसके बराबर में और कोई रेलवे सिस्टम वहाँ पे नहीं चल रहा है, समझ गए बातों को। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारा बायर होता है, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, दोनों होता है। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो पीछे वाले वीडियो सभी जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से रिलेटेड है। देखिए क्या कर रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आजकल ये बहुत मार्केट में चर्चा में रहता है। तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक आर। तो ये क्या होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि लोन्स नॉट रीपेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जितने टाइम के लिए लोन दिया गया था किसी भी कस्टमर को या बिजनेसमैन को, उतने दिन में अगर वो पे नहीं करता है तब उसका अकाउंट क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छा से सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आपका ये हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए इसमें तो सबसे पहले बात आपका आंसर हो जाएगा क्या कि यानी कि लोन नॉट रीपेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जो भी टाइम उसको दिया गया था बैंक के द्वारा उतने टाइम में क्या कर रहा है कि उसको पेड नहीं कर रहा है। एनपीए का आपका फुल फॉर्म पूछ ले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। और एनपीए जो होता है ये डिफाइन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि जिस बैंक के द्वारा दिया गया लोन उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, नहीं, ये डिफाइन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी मतलब जितने भी बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिफाइन करके देता है कि कौन सा अकाउंट एनपीए हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे कि देखते हैं ना बहुत सारे लोग लोन लेते हैं या एजुकेशन लोन लेते हैं या हाउसिंग लोन लेते हैं, कुछ भी लोन लेते हैं, लेकिन उस समय से पेड नहीं करता है तो वही धीरे धीरे अकाउंट एनपीए हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो पैसा सधा भी देता है ना, तो बाद में जब दोबारा लोन के लिए अप्लाई करता है किसी कारण के लिए, तब वहाँ पे उसके पैन कार्ड पे वो चीज़ें शो करता है एनपीए, तब उसको लोन कोई भी बैंक नहीं देता है। यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एन एसेट और सब्सिडरी इज रेफर्स है। तो हम इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए कोई भी गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो भी संपत्ति है यानी कि एसेट है उस सबको क्या कर रहा है कि अगर बेच रहा है एक तरीके से, तो वही क्या हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है। मतलब पहले से वो इन्वेस्ट करके उसको बनाया हुआ है, बाद में डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब उसको बेच रहा है। आजकल ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट में ज़्यादा चर्चा में है चीज़ें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए
सबसे पहली बात है कि डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब इसका आंसर तो आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट इज ए एक्शन, मतलब ये एक्शन है ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए भी हो सकता है या गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। सेलिंग एंड लिक्विडेटिंग ए एसेट, मतलब जो भी उसके पास संपत्ति है उसको वो बेच रहा है, ठीक है। एसेट भी हो सकता है मतलब, और सब्सिडरी भी हो सकता है। जैसे कि देखते हैं ना इंडियन रेलवे कहीं बहुत सारे सब्सिडरी है, उसको भी गवर्नमेंट चाहे तो सेल कर सकता है, मतलब अपना उसमें शेयर रखेगा लेकिन अथॉरिटी किसी और को दे रखेगा वो, ठीक है, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अपने इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट अभी गवर्नमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट पे मतलब ध्यान दिए हुए, और इनका कहना क्या है कि हम किस लिए कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट, कि जितना भी पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइज है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका कहना है कि हम फंड को रेज कर रहे हैं और उसके वहाँ से जो भी पैसा आएगा वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी सिस्टम है उसको अच्छे से सिस्टम को चलाने के लिए, पूरे सिस्टम को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे उस पैसा से, ये उनका कहना है, समझ गए। उसी के बेस पे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या कर 8 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग लो इनिशियल प्राइस फॉर अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ बायर क्विकली टू कवर ए लार्ज मार्केट शेयर इज नोन एज, तो हम उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि देखिए मतलब ये एक प्रोसेस है जो किसी भी शेयर का प्राइस बहुत कम करके और मतलब बहुत सारे बायर को अट्रैक्ट करके और ज़्यादा बड़ा से बड़ा अपना मार्केट को कवर कर लेना है, तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है ना ये चारों भी आई है, आप चारों को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप जब समझे रहिएगा तभी आंसर दे पाइएगा। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन समझिए और मेरे साथ आप अच्छे से सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए सबसे पहली बात आपका आंसर तो उस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब डिफिनीशन देख लीजिए क्या होता है, मतलब एक तरीके से ये छोटा डिफिनीशन ही है, जो क्वेश्चन है ना ये अपने आप में एक छोटा डिफिनीशन ही है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग लो इनिशियल प्राइस फॉर अट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बायर क्विकली टू कवर लार्ज मार्केट शेयर इज नोन एज, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। अगला आपका जो ऑप्शन था इसको देख लीजिए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गोइंग रेट प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग में होता है कि कोई भी जो कंपनी है फार्म है वो अपना प्राइस को ऐसे सेट करता है कि उसका जो प्रोडक्ट और सर्विस है ना वो अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसी के बराबर में वो अपना प्राइस रखना चाहता है। मतलब ये जनरली जो होता है किस टाइप के, होमोजीनियस टाइप के गुड्स में होता है, समझ गया। जैसे कि सपोज कि ये कोई एक कंपनी है, अगर उसमें उतना ही फैट का दूध अगर वो बेच रहा है, पैकेट आधा लीटर के पैकेट अगर 25 रुपये में बेच रहा है, तो दूसरा भी कंपनी आएगा ना तो उतना फैट का जो दूध बेचना चाहेगा या उतना कंटेंट का, तो वो भी 25 के आसपास ही दाम रहेगा, 25, 24 या 26 रख लेगा, ऐसा नहीं कि 60 रुपया रख लेगा, फिर उसको नहीं बिकेगा, समझ गया। तो यही होता है यानी कि गोइंग रेट प्राइसिंग में होता है। देख लीजिए एक लाइन डिफिनीशन क्या है कि यानी कि फार्म कंपनी सेट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्केट प्राइस नोन एज गोइंग प्राइसिंग होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, गोइंग प्राइसिंग बोलते हैं। अगला आपका जो ऑप्शन था, देखिए अगला ऑप्शन था कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। देखिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में वो होता है जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 100 रुपया का प्रोडक्ट है, ठीक है, कितना का, 100 रुपया का प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट के अंदर दुकानदार को ये पता चल गया कि प्रोडक्ट अब मार्केट के अंदर नहीं है, इसका सिटी हो गया और इसको बहुत सारे लोग खरीदने वाले आ जाएंगे, तो ये हो सकता है कि प्रोडक्ट ये 200 में भी बेच ले, समझ गए बातों को, 200 में भी बेच ले। तो यहाँ पे किस लिए इसका दाम ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोडक्ट का स्कार्सिटी हो गया तो इसीलिए दाम ज़्यादा लेते। किस बेसिस पे, किस में आ जाएगा, तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आ जाएगा। इसका डिफिनीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफिनीशन है इसका कि प्राइस डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज बेस्ड, यानी कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दिस इज ए स्ट्रेटजी व्हेन ए परचेज डिसीजंस इज इमोशनली प्रोडक्ट सर्विस और मतलब स्कार्सिटी। ये कब होता है ऐसा, ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है, जब कोई भी आदमी किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इमोशनली हो जाता है तब दुकानदार ज़्यादा पैसा ले लेता है, या तो उसका स्कार्सिटी हो जाता है मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस का, तब वो ज़्यादा पैसा ले लेता है, मतलब वो डिसाइड कर लेता है। कई बार कम भी हो जाता है, मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट को अगर बिक्री नहीं है मार्केट में तो वो कम भी हो जाएगा, समझ गए बातों को ना। तो ये होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नहीं पॉइंट ही एक और जो आपका ऑप्शन था क्या था कि स्कीमिंग प्राइसिंग हो जाएगा। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को बनाया सपोज कीजिए, ठीक है, और इसको अगर बेचना है 100 रुपया में ना, तो ये पहले ही से दाम कितना रख लेगा, तो 200 रुपया रख लेगा और इसके ऊपर ही 100 रुपया का छूट दे देगा, बोलेगा हम 100 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 100 रुपया में इसको एक्चुअली 100 रुपया का प्रोडक्ट था और 200 दाम रख लिया और 100 रुपया छूट दे दिया, तो कस्टमर को लगेगा कि हमको 100 रुपया का छूट दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही होता है स्कीमिंग प्राइसिंग में। क्या लिखा है कि इट इज़ द स्ट्रेटजी फार्म और कंपनी सेट्स हाई इनिशियल प्राइस, वो इनिशियली प्राइस अपना हाई रख लेता है
प्रोडक्ट और सर्विस का, और मतलब वो सेलिंग के टाइम में क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर, बायर, कंज्यूमर जो भी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा काम करता है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए ना। देखिए ये सब आपको बहुत काम आएगा, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। और दोस्तों हम एक चीज़ आपको बता दें, हम हर दिन आपको एक वीडियो क्यों दे रहे हैं आपको पता है, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे। जब से मैं स्टार्ट किया हूँ DFCCL, सिंगल डे भी एब्सेंट नहीं किया। मैं अपना दूसरा काम छोड़ता हूँ लेकिन आपका काम नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आपका कंटिन्यूटी बना के रखें, ताकि आपका सिलेक्शन जो हो वो 100% हो सके। समझ गए बातों को। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि योनो इज ए इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर बाय विच बैंक। तो किस बैंक के द्वारा ये ऑफर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कई बार तो सिर्फ ये पूछा गया है, जब जिस टाइम में लंच हुआ था ना तो सिर्फ ये पूछा जाता था कि योनो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका यानी कि यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और योनो इज ए इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ यानी कि SBI बैंक, SBI बैंक का ये है। ठीक है, इसको रिलीज कब किया गया था, यानी कि स्टार्ट कब किया गया था योनो को, तो ये नवंबर 2017 में किया गया था। ठीक है, इसका फीचर क्या है, मतलब इसे क्या क्या लोग फैसिलिटी ले सकता है, तो जैसे कि इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग कर सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और भी जो स्टेट बैंक से रिलेटेड जो सर्विस है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उसको वो इंस्टेंट देख सकता है और अपना वहाँ पे काम कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। तो इसमें से कौन है जो सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सर्विस का मतलब जो भी आप सर्विस लेते हैं, सपोज कि आप रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ सर्विस लीजिएगा, होटल में गए, मतलब जहाँ भी आप जा रहे हैं जो आपको सर्विस मिलता है ना, तो इसमें से कौन सा सर्विस का एक पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा, ये सर्विस का पार्ट नहीं है। बाकी 4 को जो सर्विस का पार्ट होता है ये सभी आपको जान लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए हम मतलब इसका आंसर तो आपका ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा, लेकिन ये चारों को हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं आपको, आप अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले आपका जो हो जाएगा इंटेंजिबिलिटी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं आपको सर्विस कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिया और ये सब नोट में आपको दूंगा, तो वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन एक बार अभी समझे रहिएगा तो आपको काम आएगा। देखिए इंटेंजिबिलिटी हो जाएगा। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि सर्विस कैन नॉट सीन एंड टेस्टेड बिफोर परचेज, मतलब आप परचेज करने से पहले किसी भी सर्विस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, चाहे देख नहीं सकते हैं। यही क्या है, तो मतलब इंटेंजिबल सर्विस होता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर कर देते हैं तो बन के आता है, मतलब ऑर्डर कर दिए, इसका मतलब क्या, आप परचेज कर लिए तो बन के आएगा, उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हो और मतलब चाहे उसका मतलब आप सर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। दूसरा आपका क्या कि इनसेपरेबिलिटी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सर्विस कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम देयर प्रोवाइडर, मतलब बहुत सारे ऐसे सर्विस होता है जो कंबाइन में प्रोवाइड होता है, तो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसमें आ जाएगा दूसरे नंबर में। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में आपका क्या है कि वेरिएबिलिटी हो जाएगा। वेरिएबिलिटी में क्या होता है कि यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड अपॉन द हु प्रोवाइड्स और वेयर एंड हाउ, मतलब इसमें देखिए वेयर, हाउ और हुम लगा हो, इसका मतलब क्या हो गया ना कि जैसे कि सपोज कीजिए आप एक वॉच खरीदे, ठीक है, वॉच खरीदे, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इसका क्वालिटी जो होगा कि आप किस सर्विस से मतलब किस कंपनी का ले रहे हैं। ठीक है, वॉच तो आप ले लिए, लेकिन इसका क्वालिटी डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी से ले रहे हैं। समझ गए बातों का, तो यही होगा डिपेंड ऑन यानी कि हुम प्रोवाइडर्स, मतलब प्रोवाइडर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि कौन से कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसी के बेसिस पे इसका क्वालिटी होगा। उसके बाद कि वेयर आप कहाँ ले रहे हैं और हाउ आप कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बात पे डिपेंड करेगा, यानी कि वेरिएबिलिटी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि परसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर लेटर सेल्स और यूज। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सर्विस होता है जिसको आप स्टोर करके ये इसलिए नहीं रख सकते कि हम बाद में इसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो मतलब तत्काल के लिए होता है, तो इसीलिए उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, इसमें आ जाएगा। तो हम आपको चारों दिखा दिए, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए चारों को, ताकि आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी पॉइंट आए तो आपका छूट ना पाए। ठीक है, तो मतलब आपको सब कुछ क्लियर रहना चाहिए, क्लियर कट एकदम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, क्या कह रहा है कि विच कैटेगरी ऑफ द जॉब ट्रेडिशनली कंसीडर एज वोमेंस वर्क। तो देखिए पहले के ज़माना में क्या होता है ना कि वोमेंस के लिए एक खास जॉब होता था, वो कौन सा जॉब होता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पिंक कॉलर जॉब होता था। पिंक कॉलर जॉब में वो जॉब हो जाता था। आज के डेट में तो पिंक कॉलर जॉब देखिएगा तो इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है, मतलब मेल फीमेल सभी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि ट्रेडिशनली का बात किया जाए पहले ज़माना के, तो उसमें ये वोमेंस के लिए पिंक कलर जॉब जो होता था ये मतलब ज़्यादा अच्छा होता था। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सोल्यूशन देख ही लेते हैं। देखिए
आपके बात करेगा मतलब आंसर तो हो जाएगा आपका पिंक कॉलर जॉब हो जाएगा। देखिए पिंक कॉलर जॉब ट्रेडिशनली कंसीडर एज ए वोमेंस जॉब, लेकिन आज के डेट में नहीं, आज के डेट में जो है ये मेल फीमेल सबके लिए। समझ गए बातों को। इसमें क्या आता था, जैसे कि यानी कि डे केयर वर्कर आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं ना बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जो अपने बच्चे की केयर करने के लिए या अपने घर के चीज़ों को केयर करने के लिए कोई मतलब एक आदमी को रख लेते हैं, तो वही हो जाएगा डे केयर वर्कर हो जाएगा, या नर्स हो जाता है। तो ये सब किस में आता है, तो पिंक कलर जॉब में आता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट देखिए दूसरा पॉइंट है आपके कि टुडे मतलब आज के डेट में है कि वुमेन्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, आज ऐसा नहीं है, बहुत सारे उनके लिए डाइवर्सिटी। आज तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब हायर लेवल पे वहाँ पे मतलब लड़की लोग ही पहुँच रही है। मतलब ऐसा नहीं कि लड़का लोग नहीं पहुँच रहे, लेकिन उनको भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। समझ गए बात को। जैसे कि उनको और क्या क्या ऑफर मिल रहा है, तो जैसे व्हाइट कलर जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ब्लू कलर जॉब भी कर सकते हैं। मतलब सभी फील्ड में उनका भी अपॉर्चुनिटी समान है और ऐसा होना भी चाहिए। समझ गए बातों को ना। अगर दोनों मतलब वुमेन है तो सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको समझ जाइएगा तो छोटा ही क्वेश्चन लेगा। क्या कह रहा है कि दिस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर होलसेलर एंड रिटेलरिंग एक्टिंग एज ए यूनिफाइड सिस्टम। मतलब यूनिफाइड सिस्टम का मतलब समझते हैं कि एक तरीके से करना। ठीक है, वन चैनल मेंबर ऑन द अदर्स हैज कंस्ट्रक्ट विथ देम और वाइड्स so much power that they have must cooperate, name this system of channel distribution। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है कि नेम बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम हो जाएगा। देखिए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है इसके बारे में हम आपको एक लाइन सॉल्यूशन दिखा देते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए वर्टिकल आपका तो आंसर हो जाएगा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम हो जाएगा। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कैन बी डोमिनेंट, मतलब ये किसके द्वारा डोमिनेंट होता है, मतलब इसमें मेन रोल जो होता है वो किसका होता है, तो जो भी आपका प्रोड्यूसर है उसका हो जाएगा, होलसेलर का हो जाएगा और रिटेलर का। इन तीनों का इसमें मेन जो होता है ये वाइटल रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों को चलने में। समझ गए बातों को। तो ये रहा आपका 12 क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी लोगों को अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है ई बुक को डाउनलोड करने में, तो हम जो आपको मेल आईडी दे रखे हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, उसके बाद जहाँ आप परचेज करते हैं वहाँ भी है, चैनल के अबाउट में भी है। तो सभी जगह जो मेल आईडी आपको दे रखा है ना एग्जाम क्रैक वाला, उस पर आपको मेल करना है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जब मैं उनको रिप्लाई करता हूँ तो उधर से वो रिप्लाई नहीं करते। तो आप उसको केयर कीजिए, आप मतलब डायरेक्टली मेल कर दीजिए ना, हम वहाँ से आपको जल्दी रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।